सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। 3 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी के पास में 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ALIT को 2159 के रूप में और HILT को 6912 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में H के लिए कूट बताओ क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब सीधी सी बात है, तुमको H चाहिए। भाई तुमको किससे मतलब है? H से मतलब है। क्या इस लाइन में H दिखाई दे रहा है क्या? सर इसमें तो A है, इसमें L है, इसमें I भी है और इसमें T भी है, लेकिन H नहीं है। मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें तो 2 भी है, हटा दो 2 को। इसमें तो 1 भी है, हटा दो 1 को। इसमें तो 9 भी है, हटा दो 9 को। एक ही ऑप्शन बचता है मेरे भाई 6। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। देख लो, H इसमें भी है और 6 इसमें है। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। अब सीधी सी बात है मेरे भाई, देखो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो वही बात है यार कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो कर लो मेरे भाई, 44 को 22 से गुणा कर दो। अगर मैं 44 गुणा में 22 करता हूं तो आंसर कितना आता है? 968 आता है। यानी कि बीच की संख्या आंसर हो गया। उसी तरीके से 26 को किससे गुणा कर दो? 25 से। अगर मैं 26 गुणा में 25 करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 25 का 625, यानी कि 650 आंसर यहां पर आ जाएगा। तो आ गई बीच की संख्या, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ ढूंढ लो मेरे भाई जो आपका आंसर हो जाए। देख लो, 18 को 6 से गुणा कर दो, ठीक है। 18 गुणा में 6 करेंगे तो आंसर कितना आता है? 108 आता है, जो कि यहाँ पर है। तो डी आंसर देने वालों का करेक्ट हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल तुम्हारे सामने है। T प्लस J का अर्थ है कि TJ का पिताजी है। T माइनस J का अर्थ है TJ की पुत्री है। T गुणा J का अर्थ है TJ की मम्मी है। और T हैज J का अर्थ है TJ का पति है। तो मेरे भाई इस समीकरण को ध्यान से देखो और बताओ कि G का R से क्या संबंध है। G का R से क्या संबंध है? तो सीधी सी बात है, G ये रहा और R ये रहा, इनके बीच का संबंध हमको चाहिए। तो देखो यहाँ पर हैज का चिन्ह है, बिल्कुल। और हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब तो पति है। तो इसका पति हो जाएगा ये G। तो जो G है वो पति हो जाएगा मेरे भाई किसका? सर ये तो हमारे A का पति हो जाएगा। आगे माइनस का चिन्ह है। माइनस के चिन्ह का मतलब है ये इसकी पुत्री लगती है, तो इसकी पुत्री हो जाएगी ये A। तो जो A है वो पुत्री हो जाएगी मेरे भाई किसकी? सर ये R की पुत्री हो जाएगी। तो मेरे भाई G का R से बताना था। G भी तुम्हारे पास में है और R भी तुम्हारे पास में है। तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरी पुत्री है और मेरी पुत्री का पति है। ठीक भाई, ये मैं हूं तो ये मेरी पुत्री और मेरी पुत्री का पति। तो पुत्री का पति तो इसी ऑप्शन में है। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि मेरे भाई
पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। और 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है मेरे भाई। 100 रुपये के अंदर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लगा सकते हैं। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। जिसको भी चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हो। कथन और निष्कर्ष का सवाल है, सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे आंसर क्या होगा। तुमसे बोला कि सभी बाघ भेड़िया हैं, यानी जितने भी बाघ हैं वो सारे के सारे भेड़िया हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जितने भी ये बाघ हैं ये सारे के सारे बाघ क्या हैं? सारे के सारे बाघ हमारे भेड़िया हैं। फिर तुमसे क्या बोला? सभी सियार भेड़िया हैं, यानी जितने भी सियार हैं वो किसके अंदर आएंगे? भेड़िया के अंदर आएंगे। तो लो मेरे भाई, जितने भी सियार थे वो मैंने भेड़िया के अंदर बना दिए। फिर बोला सभी जानवर भी भेड़िया हैं, यानी जितने भी जानवर हैं वो भी भेड़िया के अंदर आएंगे। तो लो भाई, भेड़िया के अंदर बना दिया। अब सवाल की पहली लाइन बोली कुछ जानवर बाघ है क्या? कहाँ पर है भाई? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि देखो ये किसका घोड़ा है? जानवर का। और ये किसका घोड़ा है? बाघ का। सर दोनों के बीच में तो कोई संबंध नहीं भाई, दोनों घोड़े अलग अलग बने हुए हैं। देख लो, जंगल का घोड़ा अलग बना हुआ है, बाघ का घोड़ा अलग बना हुआ है। तो कुछ जानवर बाघ है? नहीं है सर, गलत हो गया। कुछ सियार जानवर है? ये भी नहीं है। तुम देख लो यार, सियार का घोड़ा अलग बना हुआ है, जानवर का अलग बना हुआ है, तो इनके बीच में तो मुझे कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये भी गलत है। तो न तो 1 और न ही 2, कोई सा भी हमारा जो है अनुसरण नहीं करता है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो, एक तरफ तो हैज है और एक तरफ प्रतिशत है। अब मुझे बताओ कि हैज की जगह पे तो मैं क्या लिखूं इनमें से? ठीक है, हैज की जगह पे तो इनमें से क्या लिखूं, और प्रतिशत की जगह पे इनमें से क्या लिखूं, ताकि इनके बीच का संबंध और इनके बीच का संबंध आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, देखो इसमें सब में शुरू में वी है, तो वी का मतलब है कि 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 होता है। तो 20 में 6 जोड़ेंगे 26। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो पहला ऑप्शन ही सही है भाई इसका। तो ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही है। तुम चेक कर लो, हैज की जगह पे लिखो TDL, तो हैज की जगह पे मैंने लिख दिया TD और L लिख दिया, और प्रतिशत की जगह पे लिख देता हूँ VFN, VF और N लिख देता हूँ। TDL, T आएगा 20 नंबर पर, D आएगा 4 नंबर पर, L आएगा 12 नंबर पर। ZJR को देख लो, Z आएगा 26 पर, J आएगा 10 पर, R आएगा 18 पर। तो 20 में 6 जोड़ेंगे 26, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 और 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, यानी तीनों में हमको 6 जोड़ना है। अब इसको देख लो, PZH, P आएगा 16 पर, Z आएगा 26 पर, H आएगा 8 पर, VFN, V आएगा 22 पर, F आएगा 6 पर, N आएगा 14 पर। तो 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 26 में 6 जोड़ेंगे 6, 8 में 6 जोड़ेंगे 14। तो देख लो मेरे भाई, सब में 6 जोड़ा है, तो इनमें भी 6 जोड़ दिया और इसमें भी 6 जोड़ दिया, यानी कि लॉजिक तो सेम है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी संख्या के 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाता है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात बताओ क्या होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। देखो भाई, 3 संख्या तुम्हारे पास में है। एक तो ये मैं पहली संख्या बना लेता हूँ, एक मैं ये दूसरी संख्या बना लेता हूँ, और एक मैं ये तीसरी संख्या बना लेता हूँ। यहाँ पर तुमसे क्या बोला कि मेरे भाई 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। तो मैं मान लेता हूँ कि तीसरी संख्या हमारे पास में 100 है। भाई ये बातें परसेंटेज में हो रही है, तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो मैंने मान लिया कि जो तीसरी संख्या है वो 100 है। तो तीसरी संख्या से 20% कम है,
तो मेरे भाई इससे अगर 20% कम करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। और सवाल में क्या बोला था कि 25% की वृद्धि करने पर एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाएगा जो तीसरी संख्या से 20% कम है। यानी पहली संख्या में अगर मैं 25% की वृद्धि करता हूं तो वो 80 के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो 80 है ना, ये कब है, जब इसमें 25% की वृद्धि करी है। तो मेरे भाई देखो 80 वैल्यू कब है, जब 25 की वृद्धि करी। तो 125 परसेंटेज है तो 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 16 पंजे 80, तो 16 चौके 64। यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 64। भाई 64 में 25% की वृद्धि करोगे तब भी 80 आएगा। तो इसने बोला कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात बताओ क्या होगा। तो पहली संख्या कितनी है, 64, और तीसरी संख्या कितनी है, 100। इनका अनुपात निकाल दो। तो 4 का भाग 64 में देंगे 16 बार जाएगा, और 4 का भाग 100 में देंगे 25 बार जाएगा। 16 अनुपात में 25, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। तुम्हारे पास में है, एक तो सुमन है, एक कुणाल है, एक पूजा है, ने क्रमश है 1050, 1510 और 1280 का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1650 रुपये है तो लाभ में पूजा का शेयर बताओ कितना है। अब मेरे भाई देखो, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई थी कि जो आदमी जिस अनुपात में पैसे लगाता है उसको लाभ और हानि भी जो है मेरे भाई उसी अनुपात में मिलता है। मान लो कि मेरे भाई ये कंपनी है, इसमें मैंने लगा दिए 100 रुपये और एक दूसरा आदमी है उसने लगा दिए 500 रुपये। कल को मान लो ये कंपनी चली गई, कहीं भाग गई, भाई आजकल कंपनियां भाग जाती हैं, तो मान लो ये कंपनी भाग गई तो मेरे तो कितने रुपए डूबेंगे, सर मेरे तो 100 रुपये डूबेंगे, और इसके कितने डूबेंगे, इसको 500 रुपये डूबेंगे। यानी किसी ने ज़्यादा पैसे लगाए हैं तो इसको ज़्यादा का लॉस हो जाएगा, मैंने कम पैसे लगाए तो मेरे को कम का लॉस होगा। उसी तरीके से मान लो कि कल को ये कंपनी ने हमको फ़ायदा दिया, ठीक है, कल को ये कंपनी हमको फ़ायदा देती है, तो भाई मैंने तो कम रुपए लगाए हैं तो मुझे फ़ायदा भी कम मिलेगा, इसने ज़्यादा रुपए लगाए हैं तो इसको फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आदमी जिस अनुपात में पैसे लगाता है लाभ भी उसको उसी अनुपात में मिल जाता है। तो 3 आदमी है तुम्हारे पास में, एक तरफ तो सुमन है, एक तरफ कुणाल है और एक तरफ पूजा है। सुमन ने लगाए कितने, 1050 रुपये, कोई बात नहीं। कुणाल ने लगाए 1510 रुपये और पूजा ने लगाए हैं 1280 रुपये। तो मैं क्या करता हूं, देखो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो 0 से 0 0 काट दिया। अब देखो तीनों ने कितने पैसे लगाए, सर 105 तो इसने लगाए, 151 इसने लगाए और 128 इसने लगाए। तीनों को जोड़ना भाई, 105 और 151 को जोड़ेंगे तो 256 होगा, 256 में 128 और जोड़ देंगे तो 384 हो जाएंगे। तीनों ने कितने रुपए लगाए, 384। तो मेरे भाई यहाँ पर तुमसे देखो तीनों ने कितने रुपए लगाए, देखो टोटल लाभ कितना था 1650 का, अब तीनों में बटेगा, तीनों ने लगाए हैं कितने 384। लेकिन तुमसे बोला कि पूजा का शेयर बताओ कितना है, तो पूजा ने 128 रुपये लगाए थे, 128 से इसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 128 का भाग 384 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का भाग अगर 1650 में देंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 550 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो ए आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तुम्हारे सामने ये एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको मेरे भाई क्या करना है, सरल करना है। तो सीधी सी बात है यार, बिल्कुल सिंपल सवाल हो जाएगा। देखो ये कितना है, सर ये हमारा 3 पॉइंट में 75 है, कोई बात नहीं, इसमें जोड़ना है, 4 में भाग देना है किसका, 5 का। तो मेरे भाई 4 तो छोटी संख्या है तो पॉइंट लगा के क्या ले लेंगे मेरे भाई, हम 0 ले लेंगे, ठीक है। तो 3.75 तो ये तुम्हारा हो ही जाएगा, इसको तो ऐसे कैसे रहने दीजिए। और 5 8 का 40 यानी 0.8 आंसर तुम्हारा यहाँ पर आएगा। फिर ये माइनस का 3.5 है तो माइनस का 3.5 कर लीजिए। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर लीजिए। 8 में भाग देना है 20 का, तो 20 8 का 20 चौके 80 यानी 0.4 यहाँ पर आंसर तुम्हारा 20 चौके 80 यानी 0.4 यहाँ पर आएगा। तो देख लीजिए 3.75 में से 3.5 घटाएंगे तो मेरे भाई
0.25 आंसर तो ये आएगा, 0.25 तो ये हो गया, प्लस में 0.8 और 0.4 जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट में 2 आंसर ये आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 1 पॉइंट में 45 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। भाई इन दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो 1 पॉइंट में 45 आंसर आपका आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक निश्चित तर्क के अनुसार 18 का संबंध 59 से है, उसी तर्क के अनुसार 27 का संबंध 86 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 37 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? तो सीधी सी बात है मेरे भाई, 18 का संबंध है 59 से। 18 का संबंध किसके साथ में है? 59 के साथ में है। तो कैसे हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 18 को 3 से गुणा कर दो, 18 तिया 54 और 54 में 5 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा कितना? 59 हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई 27 का संबंध है 86 के साथ में, तो 27 गुणा 3 करेंगे तो 27 तिया 81, 81 में 5 जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा 86। ये बात भी सही है। तो मेरे भाई 37 है, अब यही काम है भाई, गुणा 3 कर दो, 5 जोड़ दो, तो 37 गुणा में 3 करेंगे और 5 जोड़ देंगे, तो 37 गुणा में 3 111, 111 में 5 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 116। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक निश्चित तर्क के अनुसार 52 का संबंध 144 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 81 का संबंध 173 के साथ में है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 63 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दीजिए मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो देखो 52 का संबंध है 144 के साथ में। भाई 52 का संबंध है 144 के साथ में। अब 52 से 144 कैसे ला सकता हूँ मेरे भाई? एक काम कर सकता हूँ मैं, 52 गुणा में अगर 3 कर दूँ तो 156 आता है, लेकिन फिर 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 173 नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो जोड़ के देख लो। ठीक है, 52 में कितना जोड़ूं कि 144 हो जाए? तो सर 52 में तुम ऐसे करो, 92 में जोड़ दो। भाई 52 में अगर 92 में जोड़ दूं तो 144 हो जाएगा। उसी तरीके से 81 में अगर 92 में जोड़ दूं तो कितना होगा? तो मेरे भाई 81 में 92 में जोड़ दूं तो 173 हो जाएगा। ये बात भी सही है। तो फिर 63 में भी 92 में ही जोड़ दो। 63 में अगर 92 में जोड़ूंगा तो 9 और 6 15, 155 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखो भाई, दिए गए अक्षर संख्या समूह में कौन सा निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो देखो भाई ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, क्योंकि देखो इसका शुरू का अक्षर एन है, इसका शुरू का अक्षर एल है, इसका शुरू का अक्षर एम है और इसका शुरू का अक्षर एक्स है। तो चारों का जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो सबका अलग अलग है। तो पूरे सवाल को क्यों करूं मैं, शुरू के अक्षर को देख लेते हैं। तो देखो सी कितने नंबर पर आएगा? 3 नंबर पर। एल कितने नंबर पर आएगा? 12 नंबर पर। यू कितने पर आएगा? 21 नंबर पर। डी कितने पर आएगा? 4 नंबर पर। तो 3 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, 21 में 9 जोड़ेंगे तो 4 और 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 नंबर पर एम आएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है सी उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है। अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि 21 में 9 जोड़ेंगे तो 4 कैसे आएगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 21 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आता है? 30 आता है। लेकिन ये अक्षर किसके हैं? सर ये तो ABCD के अक्षर हैं, और ABCD में तो 26 ही अक्षर होते हैं मेरे भाई। तो 30 में से 26 घटाएंगे तो 4 बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसलिए मैंने बोला कि 21 में 9 जोड़ेंगे तो 4 आंसर आएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री होता है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि
किस वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। अब ये सवाल बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है मेरे भाई। स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, इसका क्या मतलब है मेरे भाई? ध्यान से देखो, मिश्रधन तुम्हारा होता है किसके बराबर? सर मिश्रधन होता है तुम्हारा मूलधन प्लस में ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन मेरे भाई मैं इस सवाल को तुम्हारे माइंड में ऐसा बैठा दूंगा कि जिंदगी में कभी तुम ऐसे सवालों को भूल नहीं पाओगे मेरे भाई। एक चीज मुझे बताओ कि मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस में ब्याज। अब मूलधन जो है ना हमेशा एक फिक्स अमाउंट होता है, जैसे कि मैं तुमको आज 10,000 रुपये दे दूं, मैं तुमको आज 10,000 रुपये दूं और मैं तुमसे कल पूछूं कि बता मैंने कितने पैसे दिए थे, तो तुम यही बोलोगे कि सर 10,000 रुपये दिए थे। मैं तुमसे आज से 1 महीने बाद में पूछूं कि बता मैंने कितने पैसे दिए, तब भी तुम यही बोलोगे कि सर 10,000 रुपये दिए थे। मैं तुमसे आज से 10 साल बाद में पूछूं कि बता मैंने कितने पैसे दिए थे, आप फिर भी वही बोलोगे कि सर तुमने 10,000 रुपये दिए थे। मैं मान लो तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे बच्चों से पूछूं कि बता मैंने तेरे पापा को कितने पैसे दिए थे, तुम्हारे बच्चे भी यही बोलेंगे कि भाई 10,000 रुपये दिए थे। यानी इससे एक बात पता चली कि मूलधन फिक्स राशि है, एक बार जो दे दिया, वो फिक्स हो गया मेरे भाई। तो मूलधन तो एक फिक्स राशि है, चेंज किस में होगा? ब्याज में। भाई 1 महीने में ब्याज कम मिलेगा, 1 साल में ब्याज और ज़्यादा हो जाएगा, 10 साल में तो ब्याज फिर और ज़्यादा हो जाएगा। तो चेंज सिर्फ किस में होता है? ब्याज में। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है? 5 गुणी है, तो 5 गुणी में से 1 तो तुम्हारा मूलधन हो जाएगा, तो 5 में से 1 मूलधन हो गया, तो बाकी का ब्याज कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्लियर? अगर वो ये बोलता है भाई 10 गुणी हो जाती है, अगर वो ये बोल देता नहीं 10 गुणी हो जाती है, तो 10 गुणी में तुम क्या कर दे? 1 तो मूलधन हो जाता और 9 ब्याज हो जाता। भाई 9 और 1 कितना हो जाता? टोटल 10 हो जाता। मान लो तुमसे ये बोल रहे 50 गुणी है, तो 50 गुणी का क्या मतलब हो जाता? 1 तो तुम्हारा मूलधन हो जाता और 49 तुम्हारा ब्याज हो जाता। 49 और 1 50 हो जाता। तो मेरे भाई उम्मीद करूंगा अब तुम्हारे बेजे में ये बात बैठ गई होगी कि जब भी वो ये बोलेगी 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, कुछ भी वो बोल दे, तो मूलधन तो 1 मानना है और बाकी के को क्या मान लेना है? ब्याज मान लेना है। अब सिंपल सी बात है मेरे भाई, साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो साधारण ब्याज तुम्हारा होता है मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। तो साधारण ब्याज कितने का है भाई? साधारण ब्याज तो 4 मिला, मूलधन तो 1 माना है हमने, रेट तुम्हारे पास में कितनी है? रेट ही तो नहीं है मेरे भाई हमारे पास में। ठीक है, और टाइम कितना है मेरे भाई? 5 साल का टाइम है। बटे में मेरे भाई हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बढ़ जाएगा, 20 या जाए गुणा होगा 20 100 के 80। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा भाई सवाल आपके समझ में आ गया होगा, और मेरे ठीक है मैं ये भी समझ सकता हूं भाई अब आप ऐसे सवालों कभी गलत भी नहीं करोगे। इसको देखो मेरे भाई, इसमें आपको बताना है कि P का T से क्या संबंध है। तो ये रहा तुम्हारा P और ये रहा तुम्हारा T, इनके बीच का संबंध हमको चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर शुरू में प्लस है और प्लस का मतलब है ये इसका भाई लगता है, तो इसका भाई लगेगा ये P। तो जो P है वो भाई लगेगा मेरे भाई किसका? सर ये तो हमारे Q का भाई लगेगा। आगे मेरे भाई माइनस है, माइनस का मतलब तो पिताजी लगेगा, तो R का पापा लगेगा कौन? Q। तो जो Q है वो पिताजी लगेगा मेरे भाई किसका? R का। आगे गुणा का चिन्ह है, गुणा का मतलब है ये इसका पति देव लगता है, तो इसका पति लगेगा ये R। तो जो R है वो पति लगता है मेरे भाई किसका? S का। आगे भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह का मतलब है ये इसकी मम्मी है, तो S जो है मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी? T की। तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है। अब मेरी मम्मी के पति, भाई मेरी मम्मी के पति मेरे पापा होंगे, मेरे पापा के पापा मेरे दादा होंगे, और मेरे दादा के भाई। अब दादा के भाई लगा लो या पापा के भाई लगा लो, बात तो एक ही है। भाई ये मैं हूँ तो ये मेरी मम्मी के पति मतलब मेरे पापा के पिताजी मतलब मेरे दादा, और मेरे दादा का भाई, तो दादा का भाई बोल दो या पिताजी के पिताजी का भाई बोल दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।